राम राम खमा गणी नमस्कार साथियों। द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में वाहन चालक और परिचालक की जो वैकेंसी आ रखी है उसमें राजस्थान जीके में राजस्थान की ज्योग्राफी का वाला भाग है जिसको हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे और पूरी ज्योग्राफी पूरा नोट्स के साथ हम आएंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से आज राजस्थान का सामान्य ज्ञान से, सामान्य परिचय से कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, किस प्रकार राजस्थान की स्थिति विश्व में है, भारत में है और किस प्रकार राजस्थान का अक्षांश या देशांश विस्तार है, इस पर हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगी, टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके जो पुराने क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो करेंगे। ये इसका मतलब हम कहेंगे कि पूरा जो अध्याय है समझेंगे भी और इसके पीछे आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी हम पूरे करेंगे। और ये वाहन चालक परिचालक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन, तो आप विस्तार से आप देखिए और नोट्स लिखिए, आप बड़ी अच्छे से मेहनत करिए। शुरुआत कर रहे हैं, देखो राजस्थान का आपका जो थंबनेल देख रहे होंगे नामकरण, स्थिति और विस्तार के अंदर परिचय कर रहे हैं, पहली क्लास है तो आज शुरुआत कर रहे हैं। देखो राजस्थान का नामकरण, सबसे पहले इसमें राजस्थान का हमने कहा कि राजस्थान का नामकरण क्यों जरूरी है भाई। अपने घर में भी हम देखते ही, अगर मारवाड़ में क्या टाबर नाम रखना ही जरूरी है, तो टाबर नाम रखना पीछे भी हम कुछ न कुछ रीजन रखते हैं कि इस कारण से बच्चे का नाम रखा जाता है। तो राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा, इसके पीछे कुछ कारण होगा, इसका भी कुछ इतिहास होगा, तो उसके अंदर हम बात करते हैं। देखो राजस्थान का जो नाम है वो लंबे समय से ऊपर नीचे होते होते 1956 तक आते आते इसका नाम राजस्थान हुआ। लेकिन ये जर्नी कैसे हुई, ये यात्रा कैसे हुई, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कौन सा है। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम उल्लेख, देखो ऋग्वेद नाम सुना ही होगा, 4 वेद होते हैं, तो 4 वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में किस वेद में, ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है किसका, राजस्थान का। और ऋग्वेद में राजस्थान का उल्लेख मिलता है, उसमें नाम दे रखा है ब्रह्मवर्त। क्या नाम दे रखा है, ब्रह्मवर्त। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही बात याद करनी है, क्या बात याद करनी है कि जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वो ब्रह्मवर्त है और नाम है। और सबसे पहले किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है, ऋग्वेद में। आगे बात समझ में, तो आगे कहीं पर भी आगे क्वेश्चन मिल जाए, कहीं पर भी आप देख लो कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ है, तो हमें क्या बताना है कि ऋग्वेद में। कहाँ है, ऋग्वेद। कोई डाउट है, ऋग्वेद में क्या नाम दे रखा है, ब्रह्मवर्त। क्या नाम दे रखा है, ब्रह्मवर्त। आगे बात समझे, तो सबसे प्राचीन। इसके अलावा एक उल्लेख और भी मिलता है, वो मिलता है रामायण में। किस में मिलता है, रामायण में। रामायण में आप रामायण जानते हो, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, तो वही रामायण में उल्लेख मिलता है राजस्थान के लिए, राजस्थान क्षेत्र के लिए। उसमें नाम मिलता है मरुकांतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, मरुकांतर। ठीक है, तो मरुकांतर शब्द का उल्लेख रामायण में मिलता है और ब्रह्मवर्त का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये दोनों क्या हो गए, प्राचीनतम क्या है, उल्लेख है। किसका उल्लेख है, राजस्थान के। कोई डाउट है, नहीं। आप एक बार इसको लिख सकते हो, देख सकते हो। हालांकि ये सारी की सारी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन करके ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके देख भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है। दूसरा, पहली चीज समझ में आ गई कि सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 2 चीजें हैं, ब्रह्मवर्त किस में मिलता है, ऋग्वेद में, और मरुकांतर किस में मिलता है, रामायण में। ठीक है। एक रामायण है जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, वो रामायण है, और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई वो रामचरितमानस है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। देखो राजस्थान में सबसे प्राचीन उल्लेख लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में एक जगह है सिरोही। देखा होगा माउंट आबू सिरोही घूमने लग जाते हैं लोग, तो सिरोही में एक जगह है, वहां पर एक शिलालेख है। उस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख।
बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। बसंतगढ़ शिलालेख ये है सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। इस बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में सबसे पहले राजस्थान क्षेत्र के लिए राजस्थान में नाम प्रयुक्त हुआ है, वो हुआ है राजस्थानी यादित्य। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको भी क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट से याद करना है। उसका नाम प्रयुक्त हुआ राजस्थानी यादित्य। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये चीजें हमें पहले सब किताब खोलते हैं, सबसे पहले यही हमें प्राप्त होती है कि इसका इतिहास क्या। देखो, हर चीज से पहले उसका इतिहास जानना जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले यही बात कर रहे हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान नाम कैसे पड़ा, फिर हम उसकी बात करें उसकी स्थिति कैसी है, फिर उसके अंदर हम बात करेंगे उसका सीमा विस्तार कितना है, फिर उसके अंदर बात करेंगे कितने जिले हैं, उसके अंदर बात करें संभाग कितने हैं, फिर हम राजस्थान के मुख्य क्षेत्र यानी जो पहला टॉपिक होता है जिसको हम कहेंगे भौतिक प्रदेश, उस पर चर्चा करेंगे। हम बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके आपके सामने आए, आप आराम से इसको देख के आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा पढ़ना है और लिखते जाना है। आप लोग ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, लिखो भी बेहतर है, पहुंच करके भी लिख सकते हो आप आराम से। देखो तो आगे बात समझ में, तो राजस्थान में सबसे प्रथम लिखित तो उल्लेख है वो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। कहाँ पर है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं, दो चीज बड़ी बहुत अच्छी है। आगे बात, चलो आगे। किसी पुस्तक में सबसे पहले उल्लेख, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो एक ही चीज बार बार क्या बता रहे हो सर, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। अब क्या सबसे देखो सबसे प्राचीन उल्लेख, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख राजस्थान में, और किसी पुस्तक में सबसे पहले उल्लेख का अगर मिलता है तो वो भी कहाँ मिलता है, राजस्थान में। और एक किताब जिनका नाम है मरणोत्तरन श्री ख्यात, किताब का नाम सुना ही होगा, मरणोत्तरन श्री ख्यात। मरणोत्तरन श्री ख्यात, इस पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सबसे पहले, सबसे पहले तो वैसे लिखा है तो हमें सीधा राजस्थान शब्द का प्रयोग ही लिख सकता हूं, तो आप लिख सकते हैं राजस्थान का प्रयोग, ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मरणोत्तरन ख्यात में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मरणोत्तरन के द्वारा लिखी गई है। मरणोत्तरन दरबारी कवि थे जसवंत सिंह के दरबार में, जब इतिहास पढ़ेंगे उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। जसवंत सिंह के दरबार, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के शासक थे, उनके दरबार में दीवान और दरबारी कवि थे मरणोत्तरन। उनकी किताब है मरणोत्तरन की ख्यात। इनकी एक और किताब है मारवाड़ी पंगातर विगत, वो भी इनकी किताब है, लेकिन मुख्य रूप से मरणोत्तरन ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। कोई डाउट है तो बताइए। एक पुस्तक है वीरवान की, उस वीरवान की पुस्तक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका पुस्तक का नाम है राजरूप। क्या नाम है, राजरूप। तो ये भी मैं यहाँ अटका देता हूँ, ध्यान रखना ही है। देखो यह लिखता वीरवान की पुस्तक, वीरवान की पुस्तक है वो है राजरूपक। इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे पहले किसमें मिलता है, मरणोत्तरन ख्यात में। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, लिख लो एक मिनट, फिर आगे हम चल रहे हैं। आगे बात समझ में, तो देखो प्राचीन उल्लेख, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख और किसी पुस्तक में सबसे पहले उल्लेख, ये हमने चर्चा कर लिए। ऋग्वेद में वरमवर्त, रामायण में क्या कहते हैं उसको, मरुकांतर, और राजस्थान यह देते हैं बसंतगढ़ शिलालेख में। और राजस्थान शब्द का उल्लेख जो किताब है मरणोत्तरन किताब, मरणोत्तरन ख्यात में, या वीरवान की पुस्तक राजरूप में उल्लेख का उल्लेख मिलता है। कोई डाउट है, नहीं। आगे चल रही है, देखिए आगे क्या चल रहा है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस भूभाग को सबसे पहले, किस भूभाग को, ये राजस्थान वाले भूभाग को सबसे पहले किसने नामकरण दिया था। देखो एक विदेशी व्यक्ति, क्या नाम है इसका, जॉर्ज थॉमस। देखो कहाँ के थे ये जॉर्ज थॉमस, ये जॉर्ज थॉमस थे आयरलैंड के।
कहाँ के थे? आयरलैंड के निवासी थे। ग्वालियर में ये कमांडर थे, अंग्रेज कमांडर थे और काम कर रहे। देखो एक विदेशी व्यक्ति राजस्थान में आकर राजस्थान का नामकरण करके चला जाता है, एक अलग ही बात है। आयरलैंड का व्यक्ति राजस्थान में आता है, राजस्थान घूमता है, राजस्थान देखता है और फिर इसको नाम दे देता है, और इसी नाम के आधार पर हम वर्तमान में राजस्थान भी कहते हैं। चलो, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले 1800 ईस्वी में, कब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 1800 ईस्वी में यानी सन 1800 में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान भूभाग के लिए शब्द प्रयोग किया था। वो प्रयुक्त किया था राजपूताना। क्या शब्द प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द किया था राजस्थान के लिए। किसने प्रयुक्त किया था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने प्रयुक्त किया था? जॉर्ज थॉमस ने। क्या किया था? राजस्थान के लिए सबसे पहले प्रयुक्त शब्द था वो राजपूताना था। इस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, जो आयरलैंड का निवासी था, ये मिस्टर जॉर्ज थॉमस है। ठीक है, आगे बात समझ में? और आगे क्या देखिए, अब ये बात हमें कैसे पता चली सर? उस समय ना तो आप थे ना मैं था, फिर कैसे पता चली? तो उस समय हमें पता चली कि ये जो व्यक्ति है जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन, इनकी एक पुस्तक मिलिट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इनकी पुस्तक है। इन पुस्तक में ये उल्लेख करते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग किया था जिसका नाम था राजपूताना। क्या नाम था? राजपूताना। कोई डाउट है तो बताइए। चले आगे, समझ में आ गई बात? तो राजस्थान के क्षेत्र के लिए सबसे पहले प्रयोग करने वाला नाम था राजस्थान राजपूताना, और मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो लिखने वाला व्यक्ति कौन? विलियम फ्रैंकलिन। कोई डाउट है? कौन सा? समझ में आएगी? देखो, मारवाड़ी शब्द, राजस्थानी भाषा बहुत मीठी भाषा है, इसका भी कभी कभी प्रयोग कर लेना चाहिए, मन को शांति मिलती है। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते। अगला, घोड़े वाले बाबा कहते हैं इनको कर्नल जेम्स टोड, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। फिर एक बात देखो, पहले क्या, अब इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। इन कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का पितामह, ये फिर अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटेन से आया हुआ व्यक्ति राजस्थान का इतिहास लिख के चला जाता है, और हम अब उस इतिहास को पढ़ते हैं। कैसे संभव हो सकता है? लेकिन जो है वो है। इन्होंने घूम घूम कर, घोड़े पर घूम घूम कर, पूरे राजस्थान में घूम घूम कर क्या किया था? कुछ लिखने का काम किया था, इसलिए इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, और राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने किताब लिखी दो, ये किताब लिखी, जिसका दो नाम थे, और वो किताब लिखी थी 1829 में। कब लिखी थी? 1829 में किताब लिखी जिसका नाम था एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उसी का दूसरा नाम, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है ये ध्यान रखना ना, दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कितने शब्द का प्रयोग किया? 3। पहला शब्द, इन्होंने सबसे पहले शब्द प्रयोग किया रजवाड़ा। क्या शब्द प्रयोग किया? रजवाड़ा। दूसरा शब्द इन्होंने क्या? रायथान। क्या था? रायथान। और तीसरा शब्द का प्रयोग किया राजस्थान। तीसरा शब्द का प्रयोग किया राजस्थान। क्या प्रयोग किया? राजस्थान। तो रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान का उल्लेख किस पे मिलता था? सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिया पुस्तक है राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड की, उनमें ये मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग किया, उस पर हम चर्चा कर ली। हम आगे देखते आगे क्या है। देखो,
आगे हम बात करें राजस्थान का संवैधानिक नामकरण। देखो संवैधानिक नामकरण में संविधान में उल्लेख मिला, संवैधानिक मतलब संविधान में उल्लेख मिला। अब इसमें हुआ क्या, देखो आप सबको पता है कि राजस्थान में एकीकरण हो गए थे 7 चरणों में, और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उस एकीकरण में सबसे पहले जो एकीकरण का नाम था वो था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और जो दूसरा एकीकरण हुआ था उसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। अगर इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो 25 मार्च 1948, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये 25 मार्च 1948 एकीकरण का दूसरा चरण। देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आगे एकीकरण भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि सीधी चीज रटने की है कि 25 मार्च 1948 एकीकरण का दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण, ठीक है। तो इस एकीकरण के दूसरे चरण में जो नाम प्रयुक्त हुआ था वो नाम प्रयुक्त हुआ था क्या? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। तो ये पूर्व राजस्थान संघ है, यह एकीकरण में सबसे पहले प्रयुक्त हुआ, ठीक है। उसके बाद जब एकीकरण होता गया 7वां चरण में हुआ। 7वां चरण आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उससे पहले 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो है वो पूर्ण रूप से बन गया था, लेकिन उससे पहले भारत में भी एक्टिविटी हो रही थी, संविधान बन रहे थे, संविधान सभा बन रही थी, संविधान लिखा जा रहा था। उस सहित आपको पता है कि जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था पूर्ण रूप से, ठीक है। तो उसी दिन उस भारत के संविधान में संवैधानिक रूप से राजस्थान क्षेत्र के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ, वो था राजस्थान। आ गई बात समझ में? देखो तो कुल मिलाकर बात करें कि 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी, जन लाडू खाना टाइम रिया करें। हमारे स्कूल में सब एक ही बात होती थी, 26 जनवरी मतलब लाडू खाना, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से राजस्थान को क्या नाम मिल गया? राजस्थान। तो यह मैं लिख देता हूं संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से क्या मिल गया? राजस्थान। राजस्थान नाम मिला, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में संवैधानिक रूप से राजस्थान जो भूभाग है उसका नाम क्या पड़ गया? राजस्थान। कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान राजस्थान है वो बन गया था, जो वर्तमान तक अभी तक है वर्तमान राजस्थान। वर्तमान नाम नहीं है, वर्तमान जो वर्तमान प्रेजेंट में जो राजस्थान है वो इसकी आकृति कब बनी थी? 1 नवंबर 1956। तो कोई डाउट है? तो संवैधानिक रूप से हमें बात करते हैं तो मुख्य रूप से तो नामकरण तो हो गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार। उससे पहले प्रयुक्त नाम 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद हम बात करें संवैधानिक रूप से ये चर्चा हो गई, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है उनकी सीमाओं का निर्धारण हो गया और राजस्थान बन के अस्तित्व में आ गया। यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बात समझ में? ठीक है। तो यह तो हुआ इसका नामकरण और इसका इतिहास कि नामकरण हुआ कैसे, नाम रहा क्यों की कर, नाम पढ़ियो की कर, और इसके अंदर बात की। आगे बात समझ में? तो देखो ऋग्वेद, रामायण और बसंतगढ़ शिलालेख, मुणतनैण सिख्यात, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, एकीकरण, संविधान और वर्तमान राजस्थान, ये हमने चर्चा की। कोई डाउट हो तो बताइए। हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे, बहुत इजीली से पढ़ ले, और बिल्कुल जीरो लेवल से हम बात कर रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है, तो हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा
उसके बाद पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा या अलग अलग कोई एग्जाम कराते उसमें भी कैसा पूछा जा सकता। राजस्थान देखो, राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, क्लास संस्कृति, इतिहास और राज्य व्यवस्था सारे एग्जाम में आती है। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है राजस्थान का जिसमें ये नहीं आता है। तो इसको विस्तार से पढ़ना है और हम वही पढ़ने की कोशिश करें जो एग्जाम आ रहा है। हम वो नहीं पढ़ रहे जो एग्जाम आए नहीं और बिना फालतू हम वैसे ही पढ़ ले। इससे बेहतर है जो आए वो पढ़ना, ताकि एग्जाम में हम पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, चले आगे। तो संवैधानिक रूप से ये चर्चा हो गई। अगली बात करते हैं आगे क्या कह रहे हैं कि राजस्थान का स्थिति और विस्तार कैसा। अगर टॉपिक ये है राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या है। देखो राजस्थान की स्थिति कैसी, राजस्थान पड़ता कहाँ, राजस्थान में पड़ता, और ऐसे नहीं पढ़ना है। लेकिन दुनिया में, विश्व में, भारत में राजस्थान है कहाँ। जैसे आपको शायद पता है कि आज का ज़माना मोबाइल का, मोबाइल में एक जगह का नाम आप शायद वो ऐप का नाम से गूगल मैप, उस गूगल मैप में आप कोई भी लोकेशन डालते हो और वहाँ पर पहुँच जाते हो। लेकिन जो गूगल मैप है वो मैप किस पर आधार करता है, वो आधार है वो है अक्षांशीय। किसकी रेखाओं पर, अक्षांशीय रेखाओं पर। तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतीय रेखाएं क्या होती। ज़्यादा विस्तार चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम राजस्थान का पढ़े तो राजस्थान के बारे में सीमित तक भी बात करेंगे इसकी, लेकिन थोड़ी इसमें अंदर बात करते हैं जो क्या। देखो पृथ्वी है, सामान्य रूप से हम पृथ्वी को कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, कहते हैं। हालांकि जो भूवैज्ञता है, जो भूगोलविद है वो कहते हैं कि पृथ्वी जियोड आकार की है, भू आकार है उसका। ठीक है, लेकिन हम पृथ्वी को गोल मानते हैं, इसलिए पृथ्वी गोल है। इस पृथ्वी में दो काल्पनिक, हकीकत में कोई रेखाएं नहीं है, सिर्फ काल्पनिक रेखाएं कल्पना की गई है, मानी गई है। एक है अक्षांश रेखा और एक है देशांतर रेखा। एक है अक्षांश रेखा और एक है देशांतर रेखा। देखो अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको कहा जाता है। यहाँ कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो आडी लाइनें है उसको अक्षांश, जो ये आडी लाइनें हैं इसको क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, आडी लाइनें क्या है, अक्षांश। क्या है, अक्षांश। कोई डाउट है, नहीं। पृथ्वी पर जो खड़ी लाइनें हैं, जो उत्तर से दक्षिण लाइनें हैं उसको कहेंगे देशांतर। जो खड़ी लाइनें हैं ये वाली, देखिए देरी होगी वैसे आपको, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जो खड़ी लाइनें हैं ये सारी खड़ी लाइनें किसका उल्लेख मिलता है, देशांतर का। जो उत्तर से पूर्व, देखो पूर्व पश्चिम की ओर जो लाइनें हैं उसको क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। जो खड़ी लाइनें उत्तर से उत्तर दक्षिण है उसको क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। पूर्व पश्चिम को क्या कहेंगे, अक्षांश। कोई डाउट है। इस पृथ्वी पर, इस अक्षांश पर, इसके एक बीच की लाइन है जिसको हम कहेंगे 0 डिग्री, जिसको कहेंगे भूमध्य रेखा, और ये भूमध्य रेखा है। और इसके बीच वाली लाइन, ये बीच वाली लाइन इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, तो पृथ्वी 2 भागों में बांट देती है। ये 0 डिग्री, इसके ऊपर यहां से लेकर यहां तक है 90, 1 से लेकर कितनी है, 90, और वापस यहाँ से 1 से लेकर कितना है, 90। यह है दक्षिणी ध्रुव और है उत्तरी ध्रुव। कोई डाउट है। टोटल अक्षांश है वो आप पे पता ही है, टोटल अक्षांश है 181। कुल अक्षांश कितने, 181। कैसे हुए, 1 से लेकर 90, 1 से लेकर 90 और 1 से लेकर 90, 90 90 180, और 180 और एक 0 डिग्री है उसको मिलाकर टोटल 181 हो जाएंगे। कोई डाउट है क्या। देखो ये दोनों ध्रुव पर कोई लाइन नहीं, ऐसी बिंदु है। कभी कभी ऐसा भी है कि पृथ्वी पर कितना अक्षांश है तो 179 है, 2 ध्रुव को जोड़े तो वो 181 हो जाएगा। कोई डाउट है। हालांकि इसमें नहीं जाना है, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि देखो अक्षांश रेखा और अक्षांश रेखा कितनी, 181 है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीच में जो 0 डिग्री रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है बराबर। क्लियर बात है।
एक भाग नीचे वाला भाग और एक भाग ऊपर वाला भाग। जो ऊपर वाला भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कोई डाउट है? नहीं। तो हम देख सकते हैं कि नीचे वाला भाग इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, ऊपर वाला भाग इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्लियर बात है? कोई यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गए कि भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार ये तो देशांतर है। इस देशांतर में ये एक लाइन है जिसको प्रधान मध्यस्थ रेखा कहते हैं। ये प्रधान मध्यस्थ रेखा यह भी 0 डिग्री है। कितनी है? 0 डिग्री। तो इसका एक वाला भाग तो हो गया पश्चिमी वाला भाग, एक वाला भाग हो गया पूर्वी वाला भाग। ये भी पृथ्वी को खड़े में 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर खड़ा में बराबर 2 भागों में बांटता है तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे कि ये इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये पश्चिमी गोलार्ध इधर वाला भाग हो गया और इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ये आगे काम आएगा अभी, पूर्वी गोलार्ध। समझ में आ गए हम? यानी कुल मिलाकर बात करें कि जो अक्षांश है पृथ्वी को आधे में 2 भागों में यानी उत्तर और दक्षिण करता है। देशांतर है जो पूर्व पश्चिम करता है, दोनों बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध, उधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी मुख्यतः 4 गोलार्धों में बांटी हुई है। कितने गोलार्धों में? 4। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो, जैसे कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के इसको 4 भागों में बांट दिया। ये वाला भाग हम कहेंगे कि पश्चिमी गोलार्ध है, ये वाला भाग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला भाग कहेंगे ये पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला भाग कहेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन इसके मध्य वाला भी गोलार्ध ही होता ही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण पश्चिम गोलार्ध हो गया। तो इस प्रकार ये भी गोलार्ध यानी ये भी रेखा है, हमें ध्यान रखनी है कि ये किस प्रकार काम करता। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब सर अक्षांश पढ़ते क्यों? अक्षांश का काम क्या है? तो अक्षांश 2 चीज का मुख्यतः काम करती। अक्षांश एक काम करता स्थान, किसी जगह का स्थान और वहां की जलवायु। वहां की जलवायु कैसी है ये बताने का काम कौन करता है? अक्षांश करते हैं। स्थान और जलवायु बताने का काम कौन करता है? और कौन करता है? अक्षांश करते। तो स्थान और जलवायु बताने का काम तो करता है अक्षांश, लेकिन किसी जगह का स्थान और वहां का समय ये कौन बताता है? देशांतर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समय और स्थान कौन बताता है? देशांतर बताता है। कौन बताता है? देशांतर। अक्षांश क्या बताता है? स्थान और जलवायु अक्षांश बताता है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट हो तो बताइए। राजस्थान की स्थिति की बात करें कि फिर राजस्थान की स्थिति हमने बात की नहीं, आप दक्षिण अक्षांश और देशांश बता रहे। अब यही बात हम आगे देखो, इंपॉर्टेंट बात है। यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर 90 डिग्री इधर है, 0 से लेकर 90 डिग्री इधर है, इधर भी ये है 0 से लेकर 180 और 0 से लेकर 180, यानी इधर से 0 और इधर से 180 है। इसका मतलब जो एक लाइन उसका 2 नाम है, 180 भी उसका ही नाम है और 0 डिग्री भी उसका ही नाम है। इसका मतलब लाइन एक ही है जिसका नाम अलग अलग है, इसलिए टोटल 180 और 180 कितने हो गए? 360। तो हमें बात करनी है कि 360 है तो क्या है? देशांतर है। 181 क्या है? अक्षांश है। आगे बात समझ में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार हो सकती है भारत में और विश्व में।
इस प्रकार है। तो इसमें थोड़ा सा हम लिख ही लेते हैं कि भाई वास्तव में क्या होता है कि नहीं है, फिर समझ में ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। देखो अक्षांश क्या होता है, ये सारी चीज समझ ली अपने। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश की बात करें तो अक्षांश, तो इसमें कह सकते हैं कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता। पहली चीज तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर काल्पनिक लाइनें, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। जो ये जो लाइन है, जो रेखा है, पूर्व पश्चिम की ओर यहां सिंगल एंड यहां आडी लाइनें होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, देशांतर कहते हैं, सॉरी अक्षांश कहते हैं। अक्षांश 181 कुल होते। कितने होते, 181। 181 कैसे, 9 दूनी 18, 180 और 81 बीच वाला हम 0 डिग्री माने तो 181 हो जाएंगे। तो ये कुल 181 होते। और ये क्या बताता है अक्षांश, अक्षांश बताता है स्थिति व जलवायु, स्थिति और जलवायु बताता, स्थिति और जलवायु बताता है। कोई डाउट है क्या, नहीं। ये कि ये चीज अब इसमें अगर बात करें किसमें, देशांतर में, तो देशांतर क्या है, तो दूसरी बात करते हैं देशांतर क्या है। सेम, इसकी परिभाषा भी सेम होगी देशांतर की, कि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो उत्तर से दक्षिण या खड़ी रेखा होती है, बस ठीक है। सेम में पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर होती है या दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, या ये खड़ी लाइन होती है, खड़ी रेखा होती है, ठीक है। ये कुल कितनी, अभी बात की थी, कुल 360 होती है, ठीक है। और ये समय और स्थिति बताती, स्थान बता, समय व स्थान बताने का काम करता है। कोई डाउट है, समय और स्थान, समय और स्थान जलवायु है, अक्षांश बताता, समय और स्थान देशांतर बताता। कोई डाउट है क्या, नहीं है। फिर हम आगे बात करेंगे इसके कि ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान भारत विश्व की किस दिशा में, किस कोने में है या किस दिशा में है, तो बात कर लेते हैं। देखो आगे अगली बात करें तो ये विश्व का मैप है। इस विश्व के मैप में ये रहा हमारा भारत, इस विश्व के मैप में ये रहा भारत। इस मैप पे यहाँ पर जो मैं बिंदु लगा रहा हूँ, यहाँ पर है राजस्थान। ये जो बिंदु लगा रहा हूँ यहाँ पर है राजस्थान। कहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर। देखो विश्व में इसको बीच में से अगर मैं इसको बांटूं तो ये तो दिशा हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी पश्चिम, इधर हो जाएगी पूर्व, और राजस्थान ये दिशा है इस क्षेत्र में यहाँ पर है, इसलिए इसको कहेंगे कि जो विश्व में राजस्थान है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो मैं यहाँ पर लिख ही सकता हूँ कि विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या, नहीं। तो विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व है,
कहाँ पर है? उत्तर पूर्व। इसका अगर बात करें ये एशिया, एशिया में ये रहा भारत, इस भारत में यहाँ पर है राजस्थान। एशिया की इस प्रकार बात करें तो ये हो जाएगा दक्षिण में, और दक्षिण में भी किस जगह पर हो जाएगा? ये पश्चिम वाले भाग में, इसी पश्चिम वाले भाग में है। इसको हम कहेंगे कि एशिया में राजस्थान, भारत की राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कोई डाउट है? नहीं। और भारत में स्थिति आपको पता उत्तर पश्चिम है, तो यहां पर मैं भारत का भी लिख देता हूं, भारत में उत्तर पश्चिम है। दिशा में कुल मिलाकर बात करें कि तो राजस्थान है विश्व में तो कहां पर? उत्तर पूर्व में, एशिया में दक्षिण पश्चिम में, और भारत में राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम की दिशा में है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन समझने के लिए हमें ये भी बात करनी पड़ेगी। कोई डाउट है तो नहीं? चलो, तो ये समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार हमने बात की कि ये देशांतर है। इस देशांतर में ये सारी बात की कि देशांतर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, मध्य उत्तर रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा कौन सी है, इसका काम क्या है, वगैरह वगैरह। और इसकी परिभाषा हमने ये देख ली कि परिभाषा इसका काम क्या, ठीक है। और ये सारी पीडीएफ आपको पता ही है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अगला ये हमने देखा कि विश्व में उत्तर पूर्वी, विश्व में है उत्तर पूर्वी, एशिया में दक्षिण पश्चिम, और भारत में है वो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति। चलो फिर आगे चलते। देखो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात हुई कि राजस्थान की जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि जो ये वाला है ये है अक्षांश वाली रेखा, और ये वाली है देशांत वाली रेखा। अक्षांश में हमने बात की 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, नीचे से भी 0 से 0 डिग्री होता है। ये बीच में जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, तो इसके अंदर राजस्थान की स्थिति कहां पर होगी? क्योंकि हम बात की कि ऊपरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध होता है, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है, इधर वाला ये पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाला ये पूर्वी गोलार्ध है। हमने ये बात तो की है, तो इस आधार पर ही हम आगे चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार इसको देखते हैं। देखो स्थिति में बात करें, किसकी स्थिति में? राजस्थान के। तो अक्षांश देशांत विस्तार की बात करें तो अक्षांश देशांत विस्तार ये है, देखो दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं दूसरा ही ले लेता हूं। ये यहाँ पर है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे सेम कोण बनते हैं, सेम लाइनें होती है। इस लाइनें में यहाँ पर एक लाइन है जिसको हम कहेंगे सादा 23 डिग्री, जिसको हम कहेंगे कर्क रेखा, और यहाँ पर एक लाइन है सादा 23 डिग्री, ये है मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। आगे बस इसके मध्य में राजस्थान है, किसके मध्य में? कर्क रेखा के मध्य में। तो हम यहाँ पर आंकड़ा लग सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं अक्षांश विस्तार राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से, मिनट दूरी की इकाई है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना, उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा, उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा? देखो ये राजस्थान, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, और राजस्थान इस वाले क्षेत्र में है। इस वाले क्षेत्र में होने के कारण ये उत्तर में है, इसलिए हम कहेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम कहेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में। कोई डाउट है? नहीं। इसी प्रकार ये देशांतर विस्तार है। क्या है? देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार राजस्थान में हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 68 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक, 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही रखनी है कि उत्तर ये पूरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश। यहाँ अगर एग्जाम में सिर्फ ये तो दे रखता होगा कि 23 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य राजस्थान में ये है, लेकिन वहाँ अगर दक्षिणी अक्षांश दे दिया तो गलत हो जाएगा, पश्चिमी अक्षांश दे दिया तो गलत हो जाएगा।
हमें क्या याद करना कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और इधर पूर्वी गोलार्ध में है। तो याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में होने का इसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो कुल मिलाकर बात समझ में आ गई। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान की स्थिति है और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 7 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। कोई डाउट है? समझ में आ रहा होगा। देखो हम बहुत जीरो लेवल से बहुत अच्छे से बहुत नॉर्मल तरीके से जहाँ से आपको समझ में आ जाए उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो फिर एक और बात आ गई, सर ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ से यहाँ तक है, इसको और आगे पढ़ेंगे विस्तार से जब हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में, राजस्थान की जिलों के बारे में पढ़ेंगे तो और विस्तार से को बात करेंगे। यहाँ तक ये इसका क्या है, अक्षांशीय देशांतीय विस्तार है। लेकिन राजस्थान ये तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसका बीच का वाला आंकड़ा कितना होगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे। इसको मतलब क्या होगा कि हम 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री में से 0.3 मिनट घटा देंगे तो कितना आंकड़ा आ जाएगा, 8 डिग्री और 12 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे, 9 मिनट। ये कुल अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान 8 डिग्री और 9 मिनट के अक्षांश में बसा हुआ, बस कितने 8 मिनट और 9 मिनट के अक्षांश में बसा हुआ है। मैं एक और बात आपको याद करा देता हूं कि एक अक्षांश के मध्य यानी 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश में जाने के मध्य लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। यानी एक अक्षांश को दूसरा अक्षांश में पार करने में कितना मिनट लगता है, कितना किलोमीटर का समय लगता है, 111 किलोमीटर। अगर हम राजस्थान का 8 में लगभग 111 से गुणा कर दे तो लगभग वो लंबाई आ जाएगी जो हम आगे बात करेंगे और आगे मैं विस्तार से बताऊंगा भी। तो ये इसमें कुल अक्षांश में फैला हुआ है। 2 अक्षांश के मध्य टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 111। 2 अक्षांश के मध्य दूरी कितनी, 111। और 2 अक्षांश के मध्य के स्थान कटिबंध कहलाता है, ये भी ध्यान रखना। 2 अक्षांश के मध्य का वाला स्थान कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध, ठीक है। सेम स्थिति इधर भी है। देखो अब ये तो निकाल दिया कि 8 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। लेकिन 9 ये इधर भी देख 39 डिग्री ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी घटाएंगे भी। टोटल पूरा देशांतर भी तो निकालना है। टोटल देशांतर निकालने का हम करेंगे 78 डिग्री 17 मिनट को 69 डिग्री 30 मिनट से माइनस करेंगे। अब सर इधर तो आप और निकल गो, क्यों संख्या बड़ी ऊपर ही छोटी नीचे माइनस करे सीधे निकल गो। 8 निकालना थोड़ा दूर है, 8 71 है, नीचे 69 है, 8 ठीक है, लेकिन इधर 17 और 30 है, निकाला के कर। आपको पता है ये साइन मिनट का, मिनट दूरी का। किसी से हम कोई मिनट उधार लेंगे, मिनट तो उधार आएगा नहीं, पूरा 1 घंटा उधार आएगा। कितना आएगा, 1 घंटा उधार आएगा। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो अगर मैं यहाँ 60 मिनट लूँ तो यह क्या आंकड़ा हो जाएगा, इधर बजाएगा 77 और इधर 60 चला जाएगा तो 77 इधर भी हो जाएगा और 69 और ये क्या बजाएगा 30। अब इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ तो बजाएगा कितना, 30 गए तो यहाँ बजाएगा 47 मिनट और यहाँ 77, ये 77 है इसमें गए तो ये कितना बजाएगा 7, इधर 7 बचा ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना। 30 में तो 23 गए 7 और ये 8 गए तो ये कितना बजेगा 8। तो कुल देशांतर कितना हो जाएगा, कुल देशांतर कितना हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। आ गई बात समझ में। तो ये इस प्रकार राजस्थान, ये क्या कहते हैं, राजस्थान की अक्षांश देशांतीय विस्तार है। कोई डाउट है क्या, नहीं। इसको हम विस्तार से हम आगे इसमें लिख लेते हैं। यहाँ राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट और कुल देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट, जो पीछे हम निकाल दिया है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना है।
कोई डाउट है? दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर। कटिबंधी है जो अक्षांश के मध्य का स्थान कहलाता है। दो देशांतर के मध्य भी लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है, और दो अक्षांशों के मध्य का स्थान गोरे कहलाता है। क्या कहलाता है? गोरे। कोई डाउट है क्या? नहीं है? फिर हम आगे बात कर रहे हैं। ये तो हुआ अक्षांश देशांतीय विस्तार। अक्षांश विस्तार देशांश विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार देखो 23, ये इंपॉर्टेंट है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय और ये अक्षांश विस्तार है। टोटल अगर निकाले दोनों का अंतर तो 7 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट इसका अंतर आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चल रहे। देखो आगे क्या है, ये हमने लिख लिया, ये आप लिख सकते हैं आराम से, समझ में नहीं आए तो वापस बता सकते हैं। देखो अब बात करें कर्क रेखा। आगे किसकी बात करें? कर्क रेखा। कर्क रेखा भी बात की थी पहले कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट पर एक रेखा है, उसको हम कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। तो राजस्थान में भी कर्क रेखा निकलती है। राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से निकलती है देख लीजिए। राजस्थान में कर्क रेखा निकलती है इधर से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब ये कर्क रेखा यहां से निकलती है। अब ये कर्क रेखा यहां से निकलती है, तो कर्क रेखा तो यहां तक ही है। अब इसका मतलब लगभग पूरा राजस्थान कर्क रेखा के ऊपर है, उत्तर में। तो ये भी आपको बात रखना है कि राजस्थान कर्क रेखा के लगभग उत्तर में है। सिर्फ 2-3 जगह को छोड़ के, डूंगरपुर बांसवाड़ा कुछ जगह गांवों को छोड़ के लगभग पूरा राजस्थान इसके उत्तर में। बाकी भारत में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ से 8 राज्यों से गुजरती है। सर्वाधिक कर्क रेखा मध्य प्रदेश में और सबसे कम है वो त्रिपुरा में। ठीक है, ये तो कर्क रेखा की बात। राजस्थान जो कर्क रेखा वो 26 किलोमीटर है। क्या है? 26 किलोमीटर। राजस्थान जो कर्क रेखा वो 26 किलोमीटर, यहाँ लिख देते, हम बात ही कर लेते 26 किलोमीटर में कि राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर, राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर वो बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 26 किलोमीटर लंबाई है, और लगभग राजस्थान के उत्तर में पूरा है। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से आकर वापस यहाँ से चली जाती है नदी। वो नदी की मैं बात करूँ, यहाँ से नदी आती है और इधर वापस चली जाती है। उस नदी का नाम है माही नदी। क्या नदी का नाम है? माही नदी। तो अब ये भी बात हम लिख सकते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। यहाँ से आई, यहाँ एक बार यहाँ से काट दिया और एक बार वापस यहाँ से निकलती है तो वापस काट देती है। तो एक माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी राजस्थान, सॉरी, ये कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो कितने किलोमीटर की है? 26 किलोमीटर में है। भारत में 8 राज्यों में कर्क रेखा जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से सबसे ज़्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश में और सबसे कम कर्क रेखा वो त्रिपुरा राज्य में। कोई डाउट है क्या? आगे बात समझ में? ये कर्क रेखा की बात हुई। कोई डाउट हो तो बताइए कर्क रेखा के बारे में। कोई डाउट है क्या? नहीं है? बाकी इसके फैक्ट हैं, सारे फैक्ट हैं वो इस क्लास के, इस सेशन के, यानी इस पूरे टॉपिक के बाद में हम बात डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट क्या है, सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, सबसे दूर शहर कौन सा है, वगैरह वगैरह। कुछ फैक्ट में लेकर आए, कुछ बाद में भी बात कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य उदय। थोड़ा थोड़ा अलग, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा फैक्ट लाएंगे ताकि वो याद भी हो जाएगा और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा कि इतने फैक्ट कैसे याद करें। तो देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है, क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय होता है, सबसे पहले वही उदय होगा, सही वो। राजस्थान में सबसे बाद सूर्य अस्त और उदय कहाँ पर? जैसलमेर में होता है, तो सबसे बाद में सूर्य जैसलमेर में दिखाई देगा और सबसे बाद में अस्त ही वही होगा।
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अभी बात भी की हमने। यह पृथ्वी की उत्तरी अक्षांश की रेखा है जो सूर्य के दोपहर में लंबवत चमकता है, इसलिए सूर्य पर चमकता है। इस जलवायु में बात करेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा का, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है बात। यहाँ सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। 21 जून को राजस्थान का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध का भी होता है और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्र में 21 जून को दोपहर में कोई परछाई नहीं बनती है, यानी 21 जून को दोपहर में अगर कोई धूप में खड़ा हो उसकी परछाई भी नहीं बनती है, क्योंकि परछाई पूरी सूर्य सीधा ऊपर ही होता है, इसलिए इसको कोई परछाई नहीं होती, इसलिए इसको नो शैडो जोन भी कहा जाता है। कब? 21 जून के दोपहर को नो शैडो जोन भी कहा जाता है। तो बस आज के लिए तो हमने ये डिस्कस किया कि राजस्थान की जो स्थिति विस्तार, नामकरण और स्थिति और विस्तार किस प्रकार है। अगली क्लास में इसी भी डिस्कस करेंगे और इसकी सीमाओं के अंदर किस प्रकार है और किस प्रकार आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।